और कंपनी में अगर फाइनेंशियल्स में थोड़ा और देखें तो इनकी बोरिंग थोड़ी बड़ी है। इनकी बोरिंग फाइनेंशियल 21 में 20.6 करोड़ की थी, जो कि अराउंड 49 करोड़ की अब हो चुकी है। और ये मैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इनकी बोरिंग्स की बात कर रहा हूँ। और अगर आप इनकी पी रेशो देखेंगे वैल्यूशंस के हिसाब से, तो इनकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है ये लास्ट 6 मंथ्स के हिसाब से 32 की आ रही है। और जो इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर मैं उसकी प्राइस टू अर्निंग, अगर मैं इनकी प्राइस टू अर्निंग देखूंगा, इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। एक है सेलेसर और एक है स्किपर। तो इनकी प्राइस टू अर्निंग अराउंड 30 के करीब आती है दोनों की। लेकिन अगर ये एक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन या आप एक तरह से के लिए वो नहीं हो पाएगा। उसका रीज़न ये है कि जो इनकी सेल्स है ये अराउंड 100, अभी भी जो मैंने आपको बताया था 115 करोड़ की है। लेकिन अगर सेलेसार की सेल देखें तो वो उनकी 10 टाइम्स सेलेसार की सेल इसकी सेल से ज़्यादा है। और स्किपर की सेल्स 20 टाइम्स इनकी सेल से ज़्यादा है। तो एक ये चीज़ डेफिनेटली उस कंपनी में अगर कोई इन्वेस्ट करेगा तो उसको डेफिनेटली ये ज़्यादा कंफर्ट एटलीस्ट ये दिखाई देगा कि वहाँ पे जो रेवेन्यू है वो काफ़ी अच्छे हैं। मतलब कि दे हैव गॉट लॉट गुड नंबर्स। बट दिस इज़ एनीवे, दिस इज़ अ ग्रोइंग कंपनी है। और ये केपी ग्रुप की है, जिसके ऑलरेडी 2 लिस्टिंग हुई हैं। एक लिस्टिंग में 64 टाइम्स है, दूसरी लिस्टिंग में 85 टाइम्स इन्होंने प्रॉफिट दिया हुआ है। तो पीपल विल हैव एटलीस्ट दैट बैकिंग ऑल्सो इन देयर माइंड। और अगर हम इसके ग्रे मार्केट प्राइस के बारे में बात करें तो ग्रे मार्केट प्राइस में ये कंपनी जब ओपन हुआ था तो ये 100 रुपीज़ प्रीमियम पे था। तो मतलब कि 144 का जब ये प्राइस है, ये 244 तक इसकी लिस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशन थी। हाउएवर अब सिंस ये मार्केट थोड़ी सी नीचे हुई है तो अब ये प्राइस 25 की है। तो अब इसकी लिस्टिंग होने के चांसेस हैं कि 144 का है तो 169 170 पे लिस्ट होगा। हाउएवर किसी ग्रे मार्केट का है, आपको पूरी की पूरी फाइनेंशियल्स देखनी है और उसके बाद ही प्रॉपर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने हैं। एंड दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस। ये मैं इसके साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। ये अभी जो मार्केट जो गिरी थी, ये क्या था कि जो सेबी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये बोला था कि कहीं स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़े उन्हें बबल्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने ये एक स्टेटमेंट पास करी थी। हाउएवर उदय कोटक ने आके बोला था कि लाइक स्टिल देयर आर लॉट ऑफ चेक्स आर इन प्लेस। तो इतने बबल्स जो नहीं हैं, उदय कोटक जो कोटक के चेयरमैन थे, एक्स चेयरमैन, उन्होंने तो ये बोला था। और अगर आप देखेंगे तो इन्होंने सेबी ने एक चीज़ और मैंडेटरी कर दी है, स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट से क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा जिस म्यूचुअल फंड में आप डाल रहे हैं स्मॉल या मिड कैप में, कि वो अगर लिक्विडेट करना पड़े, जैसे कि उनको लिक्विडेट करना पड़े अपना 25%, सपोज डिमांड बहुत तेज आती है कि लिक्विडेट करना है, सारा पैसा निकालना है, 25% निकालना है, तो उन्हें कितना टाइम लगेगा। क्योंकि क्या होता है स्मॉल कैप और मिड कैप में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ रिमेंबर दैट कि इनका जो वॉल्यूम होता है वो इतना नहीं होता है। आप HDFC बैंक, रिलायंस, DCS में करेंगे, वहाँ पे आप फटाफट बेच भी देंगे क्योंकि वॉल्यूम बहुत हाई होता है। बट इसमें जो वॉल्यूम होता है वो इतना नहीं होता है। इसमें एक बार जब प्रेशर आता है कि जब कट्स लगते हैं, लोअर कट सर्किट के कट लगते हैं, तो फिर कट आपको लगते ही जाते हैं। और जब अपर सर्किट के भी लगते हैं तो आपको लगते ही जाते हैं, क्योंकि इतनी वॉल्यूम नहीं होता है। तो इसलिए सेबी ने स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए ये एक चीज़ रखी थी कि स्ट्रेस टेस्ट म्यूचुअल फंड पहले भी करती थी, लेकिन अब वो पब्लिक हो गई है। तो ये मैं एक चीज़ बताना चाहता था, क्योंकि जब ये भी एक SME है और जब भी आप स्मॉल कैप और जब भी आप मिड कैप में करें, यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। यू शुड बी वेरी यू शुड गो थ्रू विद द डॉक्यूमेंट। इफ़ यू हैव फुल ट्रस्ट, आप अपने इन्वेस्टर एडवाइजर से पूछिए, वीडियोज़ देखिए, एंड देन ओनली टेक अ प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड डिसीजन। एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन जरूर ले लीजिएगा। सो दैट वाज अबाउट द ग्रे मार्केट प्राइस। तो और ये थोड़ा सा मेरे को अभी ये जो हो रहा है इसके कारण कि मार्केट बहुत शार्प डिक्रीज हुई थी। आई डोंट नो कि कितनों ने उसको नोटिस किया नहीं किया है। 10% कट्स लगे थे स्टॉक्स में, और वो इसी कारण लगे थे क्योंकि उन्हें स्ट्रेस टेस्ट उन्हें रिलीज़ करना था। और ये सेबी चेयरमैन ने बताया कि मे बी देयर कुड बी सम बबल्स एंड ऑल, बट ये रिमेंबर दैट देयर आर टू थिंग्स। दिस इज़ अ गुड थिंग कि सेबी इज़ प्रोटेक्टिंग अस और हमारा ध्यान रख रही है रिटेल इन्वेस्टर्स का। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं,
अगर उनको अपनी कंपनी में कॉन्फिडेंट है और अगर वो अपनी कंपनीज को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं, क्वार्टरली रिटर्न देखते हैं, एवरीथिंग दे विल जस्ट वॉच क्वार्टरली रिटर्न, उनके अनाउंसमेंट, उनके एनुअल रिटर्न्स, सारा अगर वो आप देखते हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्रीज देखते हैं, और वो इंडस्ट्री भी अगर चल रही है और एक रीजनेबल रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड, रीजनेबल रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं और एक लंबे टाइम पीरियड के लिए 3 to 5 years और वॉट एवर, तो डेफिनेटली वो ये उनके लिए एक तरह से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी थी। और ख़ासतौर से लार्ज कैप्स जो कि इस समय काफ़ी ज़्यादा बेटर चल रहे हैं देन स्मॉल कैप्स, जो काफ़ी ज़्यादा जिनकी अच्छी वैल्यूएशंस हैं। एनीवे, ये था। अब मैं स्टार्ट करूँगा, लेट्स टॉक अबाउट द रिस्क ऑफ दिस आईपीओ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनके रिस्क क्या हैं मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट रिस्क, इनका जो रिलेटेड पार्टी जो सेल्स है वो अराउंड 25% है। मतलब ये जहाँ पे सेल्स करते हैं जो 25% जो 115 करोड़ का है वो रिलेटेड पार्टी से आता है। तो ये सेल्स जितना ज़्यादा आप बाहर से करते हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। 25% इज लिटिल बिट ऑन द हायर साइड, बट ऑफ कोर्स 5-10% मेरे हिसाब से 5-10% तो हो सकता है, बिकॉज देव गॉट सो मनी फ्लैगशिप कंपनीज, देव गॉट 35 ग्रुप कंपनीज और वो सभी थोड़ा थोड़ा इसी में इन्वॉल्व हैं, तो दैट इज़ देयर। तो 25% दो इज लिटिल बिट सीम्स टू बी हायर नंबर। फिर इनका जो इनकी सेल्स होती है वो 99% सेल्स सिर्फ एक ही स्टेट से होती है, वो है गुजरात। तो अगर गुजरात में लाइक कोई भी पॉलिटिकल या कोई भी पॉलिसी अगर कुछ भी आती है या इफ़ एनीथिंग हैपन्स इन दैट स्टेट, तो इनका पूरा रेवेन्यू मॉडल डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा। तो एक वो चीज़ भी देखने के लिए है। फिर इनकी सारी सेल्स जो डिपेंड होती है वो होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा चले, लाइक आपके टेलीकम्युनिकेशन अच्छे चलें, आपको बैरियर्स जो बीम क्रैश बैरियर हैं जो रेलवे ट्रैक के वो अच्छे चलें, आपका पावर ट्रांसमिशंस हैं वो अच्छे चलें, स्टेशंस अच्छे चलें, सब स्टेशंस, आइसोलेटर्स हों, तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और सपोज कर लिए कोई भी पॉलिटिकल रीज़न के कारण अगर गवर्नमेंट स्टॉप करती है या एनी चेंज हैपन्स टू एनी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या करंट गवर्नमेंट में कोई चेंज होता है, तो वहाँ पर कि एक काफ़ी बड़ा डेंट कर सकता है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कम होंगे तो ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सप्लायर हैं एक तरह से, तो डेफिनेटली इनको इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक इनका पास ये रिस्क भी है। तो और इसके बाद इनका जो है कि एक और रिस्क है कि इनका जैसे टॉप 10 जो इनके कस्टमर्स हैं वहाँ से अराउंड 70% रेवेन्यू इनको आता है और टॉप 3 कस्टमर से इन्हें 55% रेवेन्यू आता है। तो अगर टॉप 3 या टॉप 10 मतलब थोड़े से भी कस्टमर्स अगर ऊपर नीचे हो जाते हैं इनके, कहीं और चले जाते हैं, तो इनको रेवेन्यू में काफ़ी बड़ा जोल्ट जो इनकी अर्निंग्स है उसमें लग सकता है। फिर इसी तरह से इनके जो टॉप 10 सप्लायर्स हैं, टॉप 10 जो सप्लायर्स हैं वो अराउंड जितनी परचेजें करते हैं ये परचेज करते हैं 78% अपने टॉप 10 सप्लायर से, और टॉप 3 सप्लायर्स जो हैं उसमें से जो टोटल परचेज में से इनको 50% से ये सप्लाई करते हैं। तो अगर जो टॉप 3 सप्लायर्स में से अगर कोई सप्लायर इन्हें नहीं दे पाता है तो दैट विल बिकम अ बिग रिस्क, क्योंकि इनका प्रोडक्ट पूरा मैन्युफैक्चर नहीं होगा या इन्हें वो सारी आइटम्स बाहर से लेनी पड़ेंगी, और अगर कॉस्टली लेनी पड़ेंगी तो इनके फिर मार्जिन्स भी इम्पैक्ट होंगे। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा, ये भी एक रिस्क है। इसके बाद जिस तरह मैंने बताया कि आईपीओ में 156 करोड़ रुपीस ये जो डाल रहे हैं ये एक नए प्लांट में डाल रहे हैं, और ये नए एक प्लांट की जो मशीनरीज हैं ये उसमें डाल रहे हैं। उसमें से जो 156 करोड़ में से जो इनको जो मशीनरीज और जो बाकी चीज़ लेनी है उसमें से 142 करोड़ की इन्होंने जो पूरी मशीनरी इन्होंने जो आइडेंटिफाई करी हुई है सीएनसी मशीन्स एंड ऑल दैट की, उसमें 142 करोड़ में से 60 करोड़ की मशीनरी इनको बाहर से इंपोर्ट करनी है। 60 करोड़ की मशीनरी जो ये बाहर से इंपोर्ट करेंगे, ये फॉरेन एक्सचेंज का इसमें इनको रिस्क रहेगा। तो अगर सपोज कर लीजिए जब ये इंपोर्ट कर लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज, अगर जैसे कि आज अगर 82-83 कर USD, जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, 82-83 है, कल को ये और ज़्यादा
अगर ये इसका लीजिए कि हमारा अगर रुपी डिप्रिशिएट हो जाता है तो और ज़्यादा महंगा हो जाता है। सपोज़ कर लीजिए जब इनका पेमेंट का टाइम आता है वो 88 या 89 या 90 का होता है, तो वो भी इनको एक फॉरेन एक्सचेंज का एक रिस्क आता है। और इनकी जो लास्ट 6 मंथ्स की अप्रैल 23 से जो सितंबर 23 की कैश फ्लो है वो नेगेटिव है, 19 करोड़ की नेगेटिव कैश फ्लो है। तो दैट इज़ ऑल्सो लाइक, वैसे तो प्रॉफिट हम देख रहे थे कि इनका लास्ट 6 मंथ्स का 11 करोड़ का प्रॉफिट है, बट इनके जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव है, तो वो भी एक रिस्क है। और इनका ट्रेड रिसीवेबल्स अगर मैं देखूँ, जो ट्रेड रिसीवेबल है वो अराउंड जो इनका जो 16 करोड़ का था फाइनेंशियल 21 पे, जो कि 56 करोड़ का हो चुका है। मतलब राउंड इनको 3.5 टाइम्स ट्रेड रिसीवेबल इनका बढ़ गया है। मतलब जो इनको पैसा लेना है अपने कस्टमर से, वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर आपके पास एक तरह से कह लीजिए ये आपकी मनी ब्लॉक हो जाती है। तो अगर आपको जो आपके जो अगर रिसीवेबल्स बढ़ते जाते हैं, तो ये भी इनके लिए एक रिस्क है। और अगर इनके थोड़े जनरल रिस्क की बात करें तो जो इनका कस्टमर का फीडबैक है, अगर वो इनका ठीक नहीं आता है और ये प्रोडक्ट अपने क्वालिटेटिव नहीं बना पाते हैं, तो वो भी एक इनको डैम्पन करेगा, क्योंकि ये ग्रोइंग कंपनी है। और अगर इसी में अगर हम इनके लिटिगेशंस देखेंगे, तो लिटिगेशंस इनके अराउंड 47 लिटिगेशंस हैं और 2 क्रिमिनल हैं। एक केस मैंने जो देखा है वो मैं आपको बताता हूँ। इनका वर्कमैन कंपनसेशन में इनको 17 लाख इनको देने हैं, और वो इसलिए देने हैं क्योंकि इनकी फैक्ट्री में कोई वही वर्कर जा रहा था, तो लाइक ही जस्ट डाइड, और उन्होंने उस जो पार्टी है, जो भी इनके लीगल जो भी पार्टी है, उन्होंने पूरे के पूरे केस किए हुए हैं कंपनी के प्रमोटर और इनके अगेंस्ट। तो दैट इज़ वाई देयर इज़ अ क्रिमिनल केस। बाकी सारे टैक्स प्रोसीडिंग्स हैं, शॉर्ट प्रोसीडिंग्स हैं। कुछ असेसमेंट ईयर 2015 से डाली हुई हैं कि इन्होंने टैक्स कम दिया है, तो इसके अगेंस्ट भी इनके ऊपर जो हैं सिविल जो केसेस हैं वो डाले गए हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस केपी ग्रीन इंजीनियरिंग IPO। और मार्केट में डेफिनेटली ये तहलका इसलिए मचा हुआ है क्योंकि ये 60 इसकी जो 2 ग्रुप की इसकी कंपनी थी, उन्होंने शानदार रिटर्न दिया है। मैंने पहले भी डिस्कस किया है, अभी यही डिस्कस कर रहा हूँ, 64 टाइम्स और 85 टाइम्स। तो इसलिए इसमें काफ़ी तहलका मचा है। बट एक बात याद रखिएगा, सेम थिंग मे और मे नॉट बी रिपीटेड। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, अपने इन्वेस्टर से पूछिए, देन ओनली इसमें इन्वेस्ट करिए। और आई विल कम आउट विद वन मोर IPO वेरी सुन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, वॉच एंड लाइक एंड कमेंट ऑन माई चैनल। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।